नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम श्वसन तंत्र का दूसरा और आखिरी भाग आपके सामने लेकर आ गए हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन फाइनली हम इसे लेकर आ गए हैं और अब फ्रिक्वेंटली हम अपने वीडियो लगातार डालते रहेंगे। कुछ तकनीकी कमियों और समस्याओं की वजह से वीडियो जल्दी नहीं आ पाया, परंतु अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो आइए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना श्वसन तंत्र का दूसरा भाग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गैसों का परिवहन, यानी जो CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में होता है, किस माध्यम से वो टारगेट ऑर्गन्स तक जाती हैं और फिर वहाँ से कैसे वो वहाँ से वापस आकर हमारे शरीर के बाहर जाती हैं। तो इस विषय में हम विस्तार से आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैसों के परिवहन। गैसों का परिवहन एक्चुअली है क्या? O2 और CO2 का फेफड़ों से कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से वापस फेफड़ों तक आने की क्रिया। O2 और CO2 का फेफड़ों से कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से वापस फेफड़ों तक आने की क्रिया गैसों का परिवहन है, जैसा सभी जानते होंगे। माध्यम क्या है? माध्यम है रक्त परिसंचरण तंत्र, जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से विशेष तौर पर O2 और CO2 का जो है वो परिवहन होता है, जिससे वो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचती हैं। तो माध्यम हमारा बनता है रक्त परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर भी बना के रखा है, आप देखिएगा। O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा। O2 का जो परिवहन होता है वो मोस्टली हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बना के रखा है, एक RBC है, एक लाल रक्त कणिका है। यहाँ पे RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, आप देख रहे होंगे। RBC के अंदर इसको मैंने हीमोग्लोबिन बनाया हुआ है, ये RBC है। और हम डीप जाएंगे तो देखेंगे कि ये हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के फंसे हुए हैं, जो कि एक भौतिक क्रिया के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है जिसे विस्तरण प्रवणता या डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहते हैं। और इसी के कारण जो है, इसी ग्रेडियंट के कारण फिर जो O2 है वो अपने निर्धारित लक्ष्य पर जाकर और टूट जाती। जैसा कि मैंने लिखा है, कोशिकाओं में O2 के कम दाब के कारण HbO2 से O2 अलग होकर कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है विस्तरण प्रवणता यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट के कारण। तो ये हमें याद रखना है कि इनके ब्रेक होने का कारण क्या है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट, जो कि एक भौतिक परिवर्तन, एक फिजिकल चेंज, एक भौतिक क्रिया होती है। तो हम देख रहे हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, Hb प्लस O2 मिलकर HbO2 बनाते हैं। Hb जो है वो बैंगनी रंग का, और जब ये O2 के साथ मिल जाता है तो ये चमकदार लाल रंग का हो जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह श्वसन वर्णक कहलाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन वर्णक भी कहलाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं इसे। और 2 भाग होते हैं, एक हीम जिसे हीमेटिन जो आयरन परफायरिन है। ध्यान देंगे कि हीमोग्लोबिन के 2 भाग होते हैं, हीमेटिन जो आयरन परफायरिन है के केंद्र में लौह परमाणु Fe रहता है, ध्यान रखेंगे। हीम जो हीमेटिन आयरन परफायरिन है के केंद्र में Fe यानी लौह परमाणु रहता है। और ग्लोबिन एक रंगहीन प्रोटीन है। ग्लोबिन जो है रंगहीन प्रोटीन है, जो कि हीमोग्लोबिन का 95 से 95 से 96% का निर्माण जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन के माध्यम से होता है। शेष हिस्सा जो है वो आयरन परफायरिन है, जो कि जिसके केंद्र में Fe यानी लौह परमाणु रहता है। एक चीज़ और गौर करने वाली है, देखिएगा, 98.5% O2 का परिवहन RBCs के द्वारा। ध्यान देंगे, 98.5 O2 का ट्रांसपोर्टेशन RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड कार्बसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से, एवं 1.5% O2 का परिवहन जो है वो प्लाज्मा के माध्यम से होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हमारे रक्त का 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा होता है, जो कि निर्जीव होता है, और 45% हिस्सा जो है वो कणिकाओं का बना होता है, जिसमें लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लाज्मा कण होते हैं, वो जीवित हिस्सा होता है। तो देखेंगे 98.5% O2 का परिवहन RBCs यानी लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से, और 1.5% O2 का परिवहन जो है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। आगे हम देखते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन
समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब हम जीके की किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि इसके ट्रांसपोर्ट की कई विधियां हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, भौतिक रासायनिक दृष्टि से देखें, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन से आसान माना जाता है। परंतु अगर हम जीके के पर्पस से पढ़ने का प्रयास करें तो पढ़ने में CO2 का परिवहन O2 से कठिन होता है, जैसा कि हम देखने वाले हैं। मैं एक आसान तरीके से आपको बताऊंगा जिससे कि ये आपको दोबारा कभी भूले नहीं। तो देखते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन जो है वह घुली अवस्था में होता है। ध्यान रखेंगे, CO2 का परिवहन घुली अवस्था में होता है जब यह किसी दूसरे पदार्थ के साथ में एक घोल बनाती है और उसी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती है, और फिर जाके वो एक रिवर्स प्रोसेस के माध्यम से फिर से CO2 में ब्रेक होती है और उसके बाद ये फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। तो घुली अवस्था में होता है। भौतिक और रासायनिक दृष्टि से यह प्रक्रिया O2 से सरल है। कारण क्या है? O2 का ध्यान दीजिएगा, ये भौतिक और रासायनिक दृष्टि से यह प्रक्रिया O2 से सरल है। कारण क्या है कि CO2 का O2 की तुलना में पानी में अधिक विलेय होना। इसी कारण से भौतिक और रासायनिक दृष्टि से CO2 का परिवहन आसान माना जाता है, परंतु पढ़ाई की दृष्टि से यह कठिन होता है, क्योंकि CO2 घुली अवस्था में प्रवाहित होती है हमेशा, और हर केमिकल से जाके एक ये रिएक्शन करती है और उसके बाद फिर जाके ये रिवर्स रिएक्शन होता है जिसमें से CO2 जो है वो बाहर निकलती है। तो CO2 का O2 की तुलना में पानी में अधिक विलेय होना ये कारण है कि भौतिक और रासायनिक दृष्टि से CO2 का परिवहन O2 की तुलना में आसान माना जाता है। आगे देखते हैं, इसके टोटल परिवहन के 4 माध्यम हैं। पहला है प्लाज्मा हीमोग्लोबिन के माध्यम से, दूसरा प्लाज्मा में घुलकर, तीसरा बाइकार्बोनेट्स के रूप में, और चौथा जो है वो है कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। तो हम देखते हैं हीमोग्लोबिन के माध्यम से कोशिकाओं से फेफड़ों तक CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से 10 से 20% होता है। ध्यान देंगे, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि RBCs जो हैं वो लगभग 98.5% जो है O2 का परिवहन करती हैं, और ये RBCs के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो 98.5% O2 का परिवहन करता है, और साथ ही जो हीमोग्लोबिन है वो 10 से 20% CO2 का परिवहन भी करता है। तो हमें ये याद रखना है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा में घुलकर। तो प्लाज्मा का 90% भाग H2O है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा का 90% भाग जो है वो जल है। तो CO2 जल से मिलकर CO2 प्लस H2O H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। ध्यान देंगे, CO2 H2O से मिलकर CO2 प्लस H2O H2CO3 कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। कुल 7% O2 का परिवहन जो है वो प्लाज्मा में घुलकर होता है। तो जब ये कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है तो ये जब प्रवाहित होकर आगे बढ़ती हैं तो फिर इसमें रिवर्स क्रिया होती है जिसे हम उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं, और उस उत्क्रमणीय क्रिया के माध्यम से CO2 अलग होता है, O2 अलग होता है, फिर O2 जो है वो डिफ्यूज़न के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो प्लाज्मा में घुलकर 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है, और हीमोग्लोबिन के माध्यम से 10 से 20% CO2 का परिवहन होता है। प्लाज्मा का तरीका आपने देख लिया कि H2O और CO2 मिल जाते हैं और उसके बाद H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जो बाद में जाकर उत्क्रमणीय क्रिया द्वारा अलग अलग होते हैं और CO2 शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब हम देखते हैं बाइकार्बोनेट्स के माध्यम से CO2 का परिवहन। तो एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि CO2 का सबसे ज़्यादा मात्रा में परिवहन, लगभग 70% का परिवहन जो है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, और सेम वही प्रोसेस, एक रिवर्सिबल प्रोसेस उत्क्रमणीय क्रिया द्वारा CO2 फिर अलग होती है, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ वो मिलती है, सोडियम के साथ मिलती है, पोटेशियम के साथ मिलती है, और सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया होती कैसे है, आइए हम जान लेते हैं कि बाइकार्बोनेट्स के रूप में सबसे पहले CO2 और H2O मिलकर H2CO3 बनाते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि प्लाज्मा वाली स्थिति में होता है कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। उसके बाद एक और प्रोसेस होती है कि H2CO3 से H2 से एक H बाहर आ जाता है और बचता है सिर्फ HCO3 बाइकार्बोनेट। तो एक हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर आया और HCO3 बचा, जिसे हम बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। अब ये जो HCO3 है
वो रक्त में सोडियम और पोटेशियम से क्रिया करती है। तो रक्त में सोडियम से मिलकर ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम से मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स का निर्माण करती है, और इस तरह CO2 का 70% हिस्सा जो है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में शरीर में परिवहन में काम आता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का जो है वो 70% हिस्सा जो है का परिवहन होता है। प्रोसेस क्या है, एक बार फिर समझिएगा कि प्लाज्मा में CO2 और H2O मिलकर H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं। अब जब बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का परिवहन होना है तो H2CO3 से एक हाइड्रोजन आयन निकल जाता है, तो HCO3 बचता है, और ये HCO3 अब रक्त के सोडियम से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम से मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं, और इसी माध्यम से रक्त का 70% जो हिस्सा है वो परिवहित किया जाता है, उसका परिवहन होता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह CO2 का 70% हिस्से का परिवहन जो है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। अब अगला हिस्सा है कार्बामिनो यौगिक यानी कंपाउंड्स के रूप में। तो अधिकतम 23% तक प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर कार्बोमिनो यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो बहुत बड़ी हैं, और ये जीके के पर्पस से अगर हम देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमें जीके से दूर ले जाता है। वो साइंस, केमिस्ट्री और बायो का विषय बनता है, इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया, लेकिन जीके के पर्पस से आप ये जान के रखिए कि कार्बोमिनो यौगिक कंपाउंड के रूप में अधिकतम 23% तक प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर अधिकतम 23% तक जो है वो परिवहन कार्बामिनो यौगिक के रूप में हो सकता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अधिकतम 23% तक, 10 से 20, 7, 70 और अधिकतम 23% जो चौथा है 23% तक प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर कार्बामिनो यौगिक का निर्माण होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है उससे मिलकर कार्बामिनो यौगिक का निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं अंतः श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। तो इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, यानी हमारी कोशिकाओं के अंदर अब जो प्रक्रिया शुरू होगी ऊर्जा निर्माण की, वही है अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना व CO2 का बनना। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर एक सिंगल लाइन में हम कहें तो ये है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना व CO2 का बनना, ये कोशिकीय श्वसन का मुख्य उत्पाद हम कह सकते हैं कि है। इसे जो इसका मेन पर्पस होता है वो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वो बेसिकली दो माध्यम से होता है, एक अनाक्षी श्वसन के माध्यम से, दूसरा ऑक्सी श्वसन के माध्यम से। तो हम देखते हैं अनाक्षी श्वसन यानी एनारोबिक रिस्पिरेशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाती है। दोनों कारण बन सकते हैं कि या कि ऑक्सीजन ना हो या कि बिना ऑक्सीजन के ही ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है। तो O2 की अनुपस्थिति में या आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो एनारोबिक यानी अनाक्षी श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, और ये प्रक्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये जीके के पर्पस से महत्वपूर्ण है दो चीज़ें कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन और ये प्रक्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ध्यान रखेंगे कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, क्योंकि इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अनाक्षी श्वसन जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। 12 एंजाइम्स इस संपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इस प्रक्रिया को दो और नामों से जाना जाता है। एक तो शर्करा किण्वन या शुगर फर्मेंटेशन, और दूसरा और महत्वपूर्ण जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, इस प्रक्रिया का दूसरा नाम है। तो अनाक्षी श्वसन के दो और नाम हमें पता चल गए, एक तो ग्लाइकोलिसिस और दूसरा शर्करा किण्वन यानी शुगर फर्मेंटेशन। कुल 12 एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि बाद में क्रेब साइकिल में जाता है और वहाँ से फिर वो अपनी अगली प्रक्रिया जो है वो शुरू करता है। तो पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है जो कि मांसल फलों, पौधों, जीवाणुओं, फफूंदों में एथिल एल्कोहल, ध्यान रखेंगे, जो कि पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है जो कि मांसल फलों, पौधों, जीवाणुओं, फफूंदों में एथिल एल्कोहल एवं जंतुओं की पेशियों में लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है।
एथिल अल्कोहल जो कि मांसल फ्लो जीवाणु और फफूंदों में एथिल अल्कोहल परिवर्तित होता है। दूसरा जो है वो जो जीव होते हैं जैसे हम हैं उनमें लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो या कि पहुँच नहीं पाती या कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे परिवर्तन पायरुविक अम्ल का जो है वो लैक्टिक एसिड में हो जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में 4 अणु एटीपी का निर्माण, जिसमें 2 अणु एटीपी प्रक्रिया को संपन्न करने में खर्च हो जाते हैं एवं 2 अणु एटीपी का शुद्ध लाभ जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसे हमें ध्यान रखना है कि 4 का लाभ होता है, 4 प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 प्रक्रिया को संपन्न करवाने में खर्च हो जाते हैं और 2 का हमें लाभ होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से चूंकि यह प्रक्रिया आंशिक विखंडन कहलाती है, इसलिए इस प्रक्रिया से 7% ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है और बाकी 93% जो प्रक्रिया है वह ऑक्सीजन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि यह जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। तीसरा, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पायरुविक अम्ल जो है वो अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। 4 अणु एटीपी के हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 प्रक्रिया को संचालित करने में एवं 2 अणुओं का हमें शुद्ध लाभ जो है वो होता है। चूँकि यह आंशिक विखंडन है, इसलिए हमें 7% ऊर्जा ही इससे प्राप्त होती है। बाकी 93% जो ऊर्जा है वह हमें ऑक्सीजन के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा, इसे शर्करा किण्वन या शुगर फर्मेंटेशन या ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया भी कहते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। पायरुविक अम्ल का यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो होता है और अंत में CO2 जल और 36 ATP ऊर्जा का लाभ होता है। जैसे उसमें 4 ATP का लाभ हो रहा था, तो उसमें हमें 36 ATP अणुओं का लाभ होता है और अंत में CO2 एवं जल भी जो है वो बनते हैं। आगे देखते हैं, ऊर्जा एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन या ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का 55 से 60% ही जीवों द्वारा उपयोग किया जाता है। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक अणु ग्लूकोज का विखंडन होगा, 2 चरणों में होता है, एक ऑक्सी एक अनाक्सी। तो ऑक्सी से हमें 7%, अनाक्सी से 93% ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वहाँ पर 2 का लाभ, यहाँ पे 36 का लाभ। यानी हम यहाँ पे एक और चीज़ जान लें कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी 2 चरणों में होने वाले इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के संपन्न होने पर हमें कुल 38 यानी 2 वहाँ से 36 यहाँ से, यानी 2 अनाक्सी से 36 ऑक्सी से ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से हमें 38 ATP का शुद्ध लाभ जो है वो होता है। 38 ATP ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है। आगे देखते हैं, 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम कोशिका द्रव्य, द्वितीय माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया पूरी होती है। एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP का ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही चीज़ मैंने लिखी है कि एक अणु का विखंडन 2 चरणों में होता है। पहला अनाक्सिक यानी ग्लाइकोलिसिस और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन यानी माइटोकॉन्ड्रियम जो क्रेब्स साइकिल चलती है उसके माध्यम से 36 ATP यानी 2 + 36 मिला के एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP ऊर्जा का हमें शुद्ध लाभ होता है। आइए अब हम जानते हैं श्वसन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी हमारे द्वारा रेस्पिरेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या है और किन चरणों में वो पूर्ण होता है। रेस्पिरेशन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा का निर्माण ही है जो जीवों के काम आ सके और जीव जो है वो अपना जीवन जी सके, अपनी विभिन्न क्रियाओं को कर सकें। और ये प्रक्रिया जो है वो विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का पहला चरण ग्लाइकोलिसिस है, जिसे अनाक्सी श्वसन के माध्यम से हम पहले भी देख चुके हैं। इसे शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं और हम जानते हैं कि इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, ऑक्सी एवं अनाक्सी श्वसन दोनों में यह समान प्रक्रिया होती है। ध्यान देंगे, O2 की आवश्यकता नहीं होती, अनाक्सी एवं ऑक्सी श्वसन दोनों में यह समान होता है। आगे देखते हैं, प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण ग्लूकोज के
आगे देखते हैं प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, ध्यान देंगे। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। एटीपी के 4 अणु बनते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। एटीपी के 4 अणु बनते हैं, 2 अणु खर्च हो जाते हैं, 2 अणुओं का हमें शुद्ध लाभ होता है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, ध्यान देना है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को NADH2 में बदलते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ जो है वो पकड़ के रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है कि O2 की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों में यह प्रक्रिया जो है वो समान होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और पायरुविक अम्ल के 2, एटीपी के 4 और हाइड्रोजन के 4 जो है वो परमाणु निकलते हैं, जिसमें से एटीपी के 2 अणु खर्च होते हैं, तो 2 एटीपी ऊर्जा का हमें लाभ होता है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु जो है वो NAD को NADH2 में बदल देते हैं, जो कि आगे चल के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में काम आता है, जहां पर मुख्य रूप से एक चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा का विमोचन या ऊर्जा का स्थानांतरण और मुक्त करने का एक चरणबद्ध तरीका निहित होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। तो वहाँ ये काम आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि खोज जो है जर्मनी के 3 वैज्ञानिकों एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्सन ने की थी, इसलिए इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसे EMP पाथवे भी कहते हैं और ये EMP जो है वो एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्सन के नाम पर पड़ा है, तो EMP पाथवे भी कहते हैं। और जर्मनी के ये तीनों वैज्ञानिक थे। तो ये हो गई बात ग्लाइकोलिसिस की। छोटी छोटी बातें जिन्हें हम याद रखेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। आगे हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल। इसमें O2 की आवश्यकता होती है और यह ऑक्सीजन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें O2 की आवश्यकता होती है और यह ऑक्सीजन कहलाता है। यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में एवं प्रोकैरियोटिक में कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन में होती है, ध्यान रखेंगे। यूकैरियोटिक यानी बड़े जीवों में ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोकैरियोटिक यानी छोटे एक कोशिकी जीवों, प्रोकैरियोटिक जीवों में ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन में ही संपन्न हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण। यहाँ पर होता बेसिकली ये है कि ग्लाइकोलिसिस से जो 2 पायरुविक अम्ल के अणु हमें प्राप्त होते हैं, अब उनका पूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो संपन्न होगा, जिसके 2 चरण होते हैं। और दोनों पायरुविक अम्ल के जो अणु होते हैं वो एक एक करके उस साइकिल में जाते हैं। पहले एक जाएगा और उसके बाद पहले वाले का जो आखिरी उत्पाद होगा वो दूसरे वाले से मिलेगा और फिर वो उस साइकिल में चला जाएगा। उसके बाद पायरुविक अम्ल का अगला जो है वो चरण शुरू हो जाएगा और फिर ये दोनों जो पायरुविक अम्ल के अणु प्राप्त होंगे वो एक एक करके क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। इसे हम देख लेते हैं। 2 अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण 2 चरणों में होता है। पहला अणु, सबसे पहले पहला अणु आएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की क्रिया। पहला अणु पायरुविक अम्ल का पहला अणु आया और उस पहले अणु पर सबसे पहले ध्यान देंगे, उस पहले अणु पर सबसे पहले पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की क्रिया होगी और इस क्रिया के बाद वह एसिटिल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाएगा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पायरुविक अम्ल के पहले अणु में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की क्रिया होती है और वह एसिटिल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। अब एसिटिल को एंजाइम ए में साइट्रेट सिंथेज एंजाइम, ध्यान देंगे। अब एसिटिल को एंजाइम ए में साइट्रेट सिंथेज एंजाइम प्लस ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल प्लस जल की क्रिया होगी और वह साइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी पहले पायरुविक अम्ल कन्वर्ट होता है एसिटिल को एंजाइम ए में, उसके बाद वह परिवर्तित होता है साइट्रिक अम्ल में। अब साइट्रिक अम्ल के बाद आइसोसाइट्रिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, सक्सिलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल और मैलिक अम्ल जो है वो बनते हैं। मैलिक अम्ल बनता है। अब होता ये है आखिरी स्टेप में क्या होता है कि आखिरी स्टेप में मैलिक अम्ल का मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ क्रिया होती है। ध्यान देंगे, मैलिक अम्ल का मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, हमें मैलिक से मैलेट को लिंक कर लेना है, मैलिक से मैलेट को लिंक कर लेना है। तो हमें याद रहेगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की क्रिया मैलिक अम्ल से होती है और ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी मैलिक से मैलेट एंजाइम क्रिया करता है और अंत में ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल बनता है। अब ये ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल जो है वापस जाके पायरुविक अम्ल के दूसरे अणु से क्रिया करता है और सेम यही प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू हो जाती है। एक बार फिर देखते हैं कि पहला अणु जो है पायरुविक अम्ल का पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से क्रिया करता है। तो यहाँ पर भी हमें एक लिंक बनानी है कि पायरुविक अम्ल, चूंकि दो अम्ल बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो पहला क्रेब्स साइकिल के पहले चरण में पहला अणु जो है पायरुविक अम्ल का वो पायरुवेट एंजाइम से, जिसका पूरा नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। तो पायरुविक अम्ल का लिंक हमें पायरुवेट से बनाना है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की क्रिया होती है और एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। जो पहला उत्पाद बनता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए में साइट्रेट सिंथेज एंजाइम प्लस ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल प्लस जल की क्रिया होती है और साइट्रिक अम्ल बनता है। और इसके बाद आइसोसाइट्रिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल और मैलिक अम्ल बनता है। और अब मैलिक अम्ल में मैलेट, जैसा कि आपने पहले ही लिंक बना लिया है, मैलिक अम्ल में मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की क्रिया होगी और इसका परिवर्तन ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल में होगा। और ये ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल जो है अब पायरुविक अम्ल के दूसरे अणु के साथ क्रिया करके फिर से क्रेब्स साइकिल की एक साइकिल जो है वो बना देगा और यही प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि आखिरी अम्ल के रूप में ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल बनता है जो कि पायरुविक अम्ल के दूसरे अणु से क्रिया करता है। आगे हम देखते हैं कि पायरुविक अम्ल का जब दूसरा अणु जो है, पायरुविक अम्ल का दूसरा अणु फिर से क्रेब्स साइकिल में गया। अब देखते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो एक चरण में अगर हम देखें तो एक चरण जो पहले पायरुविक अम्ल के साथ चला है उसमें CO2 के दो अणु जो है वो CO2 के दो अणु बाहर आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर दोनों चक्र को हम मान लें तो 2 × 2 = 4 हो जाता है। ATP का एक अणु बाहर आता है एक साइकिल में, तो 2 साइकिल मिला के 2 बाहर आते हैं। तीसरे में अगर हम देखें तो FADH2 का एक अणु बाहर आता है, यानी दोनों साइकिल मिला के 2 अणु बाहर आते हैं। और NADH2 के 3 अणु बाहर आते हैं, यानी दोनों साइकिल अगर हम मिला लें तो क्रेब्स साइकिल की दोनों साइकिल मिलाकर NADH2 के 6 अणु बाहर आते हैं। यानी हमें याद रखना है कि एक क्रेब्स साइकिल पूरी होने पर यानी एक क्रेब्स साइकिल पूरी, जैसे पायरुविक अम्ल के 2 अणु होते हैं बार एक 1 by 1 क्रिया करते हैं। तो अगर पायरुविक अम्ल के क्रेब्स साइकिल के दोनों चरणों को मिलाकर अगर हम काउंट करेंगे तो CO2 के 4, ATP के 2, FADH2 के 2 और NADH2 के 6, NADH प्लस H के 6 जो अणु हैं वो बाहर आते हैं। अगर हम सिंगल परमाणु की बात करें, यानी पायरुविक अम्ल के एक सिंगल अणु की हम बात करेंगे तो उसमें CO2 के 2, ATP का 1, FADH2 का 1 और NADH प्लस H के 3 आते हैं। और अगर दोनों परमाणुओं की हम पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं की अगर हम बात करेंगे तो CO2 के 4, ATP के 2, FADH2 के 2 और NADH प्लस H के 6 परमाणु बाहर आते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि इसकी खोज जो है वो हेंस क्रेब्स ने 1937 में की थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्रेब्स साइकिल पड़ा है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में मैंने सिर्फ जीके के उद्देश्य से ही यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको कम से कम जानकारी हो जाए कि ये होता क्या है, क्योंकि इसकी एक लंबी सी जटिल प्रक्रिया है जो कि थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। इसे हम बाद में अलग अलग डिस्कशन कर लेंगे, परंतु यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक सामान्य जानकारी इसकी दी है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता क्या है। तो आइए देखते हैं। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। दोनों पायरुविक अम्ल के अणु क्रेब्स साइकिल के माध्यम से अपनी साइकिल चलाकर कार्य कर देते हैं, परंतु ऊर्जा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा NADH2 तथा FADH2 के ऑक्सीकरण के बाद ही मुक्त होती है। ध्यान देंगे, परंतु जो ऊर्जा ऑक्सीकरण तो हो गया, लेकिन जो ऊर्जा मुक्त होती है वह NADH2 और FADH2 के ऑक्सीकरण के बाद ही मुक्त होती है। यह क्रिया इलेक्ट्रॉनों के श्रेणीबद्ध निश्चित क्रम में उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं के माध्यम से होती है। NAD को एंजाइम तथा FAD जो है वो रिडॉक्स सहायक कारक है। यहाँ पर हमने 2 चीज़ों के बारे में देखा है, एक NADH2 और एक FADH2।
NAD के साथ हाइड्रोजन के 2 और FAD के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगे हैं, तो ये NADH2 FADH2 हो गया। और इन्हीं के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से मुक्त होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी है कि क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो हो जाता है, लेकिन ऊर्जा मुक्त तब होती है जब NAD और FAD का पूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनों के श्रेणीबद्ध निश्चित क्रम में उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं के माध्यम से होता है। NAD यहाँ पे एक कोएंजाइम है तथा FAD जो है वो रेडॉक्स सहायक कारक का कार्य करता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन एक अणु से, एक ग्लूकोज के अणु से अगर हम देखें तो ऊर्जा का उत्पादन तो ATP यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसी होगी कि जो ATP NADH और FADH का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक जो अणु है वो कितने अणुओं के बराबर होता है फाइनल वो यहाँ पे दिखाया गया है कि ATP का एक अणु जो है वो एक NAD के 5 अणु मुक्त होते हैं, तो 5 × 3 = 15, और FADH का एक मुक्त होता है जिसकी क्षमता 2 के बराबर होती है, तो 1 × 2 = 2, यानी टोटल 18 एक परमाणु से एक के विखंडन से प्राप्त होते हैं। तो 18 दो अणुओं से 18 × 36 हो जाता है। चूँकि पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तो एक अणु से 18, जिसमें से ATP के 1 तो 1 × 1, NADH के 5 तो 5 × 3 = 15, और FAD का 1 तो 1 × 2 = 2। तो FAD की वैल्यू 2 होती है, NAD की 3 होती है एक परमाणु की, और ATP की एक परमाणु की 1 ही वैल्यू होती है। तो टोटल एक अणु से जो है वो 18, और 18 × 2 जब हम कर देंगे तो पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं के विखंडन से 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। और 2 ATP का शुद्ध लाभ हमें ग्लाइकोलिसिस से होता है, तो ग्लाइकोलिसिस से 2 अणुओं का लाभ होता है। तो कुल मिलाकर 36 + 2 = 38 ATP ऊर्जा का लाभ ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से हमें होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ATP का 1 तो 1 × 1 = 1, NADH के 5 तो 5 × 3, क्योंकि 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 5 × 3 = 15, और FADH का 1 तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 1 × 2 = 2, तो 15, 2, 17, 1, 18। तो पायरुविक अम्ल के एक अणु से हमें 18 और 2 अणुओं से हमें 36, और ग्लाइकोलिसिस से 2 अणुओं का हमें लाभ हुआ, तो 36 + 2 = 38। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 38 ATP ऊर्जा का लाभ होता है। तो इस तरह हमारा ये रेस्पिरेशन का चैप्टर ख़त्म होता है, और कल हम नया तंत्र लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।